हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज फिर से मैं 100 जीके जीएस का क्वेश्चन ला दिया हूँ, जो कि आपको पता ही होगा। रोज हम लोग 100 क्वेश्चन का क्यूज करते हैं, तो जिसको नहीं पता है उनको बता दूं, हम लोग रोज 100 क्वेश्चन का जीके जीएस का क्यूज करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और ये बिहार के ही प्रीवियस ईयर जितने एग्जाम के क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन रहता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं करिएगा, और हर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिएगा। जो होता है आपसे उसको करना है, ठीक। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोगों का है। तो आप सभी को बता दूं, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है हम लोगों का। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल, फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो फूल फल उगाना किस नाम से जाना जाता है? यानी कि सेरीकल्चर, पीसी कल्चर, वीटी कल्चर, या फिर हार्टिकल्चर। तो फूल उगाना, फल उगाना, ये सब क्या है? तो इसको कहा जाता है हार्टिकल्चर, ठीक ना। हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है फल फूल सब्जियां उगाना, ये सभी हार्टिकल्चर का अंतर्गत आता है। सेलीकल्चर के अंतर्गत क्या आता है? तो रेशम, ठीक, सेलीकल्चर रेशम। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ऑप्शन ए है मुंबई, कोची, मुर्मुगांव, कोलकाता। तो अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोची, ठीक। जो कोची बंदरगाह है, इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। वर्ष 2011 में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? वर्ष 2011 में जो भारत में जनगणना हुआ था, ये कितने चरणों में किया गया था? 1, 2 या 3 या फिर 4? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2, ठीक। 2011 का जनगणना जो हुआ था 2 चरणों में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। 2011 का जनगणना 2 चरणों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। मोगांव गुफाएं जिन्हें कि हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? मोगांव गुफाओं, जिसे कि हजारों गुफाओं कहा जाता है, हजारों बुद्धों की गुफाओं कहा जाता है, ये किस देश में स्थित है? तो आप लोगों को पता है तो अपना आंसर कर लीजिए। तो आप लोग क्या करिएगा कि लास्ट में स्कोर भी बताना है कि आप लोगों ने कितने सही किए इसमें से। अगर आप लोगों ने 70 प्लस सही कर दिए है तो आपका जीके जीएस का अच्छी खासी तैयारी हो चुका है, ठीक। तो चलिए, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है नेपाल, थाईलैंड, भारत और चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, ठीक। जो हजारों बुद्धों की गुफाएं कहाँ हैं? तो चीन में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो NIA का पूर्ण रूप दीजिए। NIA का पूर्ण रूप बताना है, ठीक। नेशनल इंक्यूबेशन एजेंसी, नोवल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या न्यू इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सबको बता दूं तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA का फुल फॉर्म होता है। NIA आप लोग नाम सुने होंगे, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? इजराइल हमास जो युद्ध चला था, तो इसमें से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक। बताना है कौन सा ऑपरेशन। ऑप्शन ए है ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन विजय, या ऑपरेशन हॉट पैराशूट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अजय, ठीक। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए क्या किया गया था? तो ऑपरेशन अजय चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो बताना है, जब 2016 में नोटबंदी हुई थी उस समय RBI के गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर रघुराम राजन, डॉक्टर उर्जित पटेल, श्रीकांत दास, और डॉक्टर D सुब्बा राव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर करिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर उर्जित पटेल, ठीक। डॉक्टर उर्जित पटेल कब थे? तो 2016 में जब नोटबंदी हुआ था उस समय डॉक्टर उर्जित पटेल क्या थे कि RBI के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है? निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, या मोहम्मद शमी। तो जो 2023 में अर्जुन पुरस्कार जीता था वो थे मोहम्मद शमी, ठीक। मोहम्मद शमी को 2023 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 जनवरी, 5 अप्रैल, 13 जुलाई या फिर 14 सितंबर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। ठीक, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? क्यात जो है निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, म्यांमार, तुर्की या अफगानिस्तान। तो जो क्यात है ये म्यांमार के, ठीक, म्यांमार का क्या है कि आधिकारिक मुद्रा है। क्यात म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर विलियम गॉड, ऑप्शन बी है जी.एस. खुश और ऑप्शन सी है नॉर्मन ईर बोरलॉग और ऑप्शन डी है एम.एस. स्वामीनाथन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता ही होगा, सब लोग कर लिए होंगे, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक, नॉर्मन बोरलॉग क्या है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक, और भारत में हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ईर बोरलॉग। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हेलिना क्या है? हेलिना क्या है? टैंक रोधी मिसाइल या हेलीकॉप्टर या रॉकेट या फिर लड़ाकू हेलीकॉप्टर? तो जो हेलिना है यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। तो आप सभी को मैं बता दूं, आप अगर मेरे इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो अगर आपने क्या है कि थ्योरी भी अगर कंप्लीट नहीं है, आप रोज हमारे 100 क्वेश्चन का आप लोग सीरीज को कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। काहे कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के सारे प्रश्न रहते हैं। ठीक, तो अगर ये सभी क्वेश्चन आप सभी को याद हो जाता है तो आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा जीके जीएस। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इल्बर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया? इल्बर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया? इरविन, डलहौजी, कर्जन या फिर रिपन? तो जो इल्बर्ट बिल विधेयक आया था ये रिपन के काल में आया था, ध्यान रखिएगा, रिपन के काल में। इल्बर्ट बिल विधेयक रिपन के काल में आया था, रिपन के काल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? जब पसीना हमारे शरीर से आता है तो उसका कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है शरीर से जहर निकालना, शरीर का ताप नियंत्रण रखना, त्वचा के छिद्र साफ करना या फिर शरीर में पानी का मात्रा संतुलित करना। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, शरीर का ताप नियंत्रित रखता है। जो शरीर से हम लोग का जब पसीना निकलता है तो शरीर का तापमान उससे नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाए तो इसके कंपनों की आवृत्ति पर क्या प्रभाव होगा? यदि सरल लोलक को जब हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो इसके कंपनों की आवृत्ति पर बोल रहे हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है पृथ्वी के समान रहेगी या फिर घटेगी या बढ़ेगी या फिर शून्य हो जाएगी। तो बताना है कि सरल लोलक जो होता है ये चंद्रमा पर जब हम ले जाएंगे तो इसकी जो कंपन की आवृत्ति होगा इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर आप सभी को मैं बता दूं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घटेगा। ठीक, सरल लोलक की कंपनों की आवृत्ति क्या होगा कि पृथ्वी पर जाने पर घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले लाल नीले, लाल, काले व सफेद रंग के सामने ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है तो किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगी? बताना है नीले, लाल, काले व सफेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है तो इसमें किसकी शीतलन सबसे अधिक होगी? ऑप्शन ए है काले की, नीले की, लाल की या फिर सफेद की। तो इसमें सबसे अधिक शीतलन दर जो होगा इसमें सफेद का होगा। ठीक, सबसे अधिक शीतलन दर किसका होगा? तो सफेद का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों को उनकी प्रतिरोधकता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या है? तो निम्न पदार्थों को उनकी प्रतिरोधकता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन कौन है? तो नाइक्रोम, ताम्र, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो प्रतिरोधकता का मतलब कि जो विद्युत का कम सुचालक होगा उसकी प्रतिरोधकता क्या होगा कि अधिक होगा, तो वही इसको प्रतिरोधकता के बढ़ते क्रम में दिखाना है। ठीक, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्र। इसमें सबसे अधिक, सबसे कम प्रतिरोध जिसका है वो तांबा है। ठीक, यानी कि तांबा कहाँ से है? तो ए में ताम्र है, यही यही सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ताम्र है, उसके बाद नाइक्रोम, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद सिलिकॉन। ठीक, तो सबसे अधिक इसमें जो प्रतिरोधकता है वो सिलिकॉन का हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है कि अधातु है। सिलिकॉन क्या है? सॉरी, उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। ठीक,
और नाइक्रोम, जर्मेनियम ये सभी धातु है, लेकिन सबसे कम प्रतिरोध है, यानी कि सबसे अच्छा जो विद्युत का सुचालक है तांबा है, और सबसे कम विद्युत का सुचालक जो है वो सिलिकॉन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर सवाल है, इसरो पहली बार भारत का कौन सा सैटेलाइट स्पेसएक्स रॉकेट से प्रक्षेपित करेगा? इसरो पहली बार भारत का कौन सा सैटेलाइट स्पेसएक्स रॉकेट से प्रक्षेपित करेगा? ऑप्शन ए है GSAT-20, NVS-01, निसार, गगनयान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा GSAT-20। ठीक, GSAT-20 से प्रक्षेपित करेगा इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर सवाल है, राजस्थान के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? सीपी राधाकृष्णन, संतोष गंगवार, हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ऑप्शन डी है गुलाब चंद कटारिया। तो राजस्थान के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हरिभाऊ किशन राव बागड़े। हरिभाऊ किशन राव बागड़े, हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? बताना है, बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो आप सभी को पता है कि मखाना कहाँ पर होता है, तो बिहार में होता है। तो मखाना बोर्ड कहाँ पर बने स्थापित होगा? तो ये बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव किनके सामंत थे? पल्लव किनके सामंत यानी कि किसके समकालीन थे? चोलों के, चालुक्यों के, सातवाहनों के या राष्ट्रकूटों के? तो जो पल्लव थे ये सातवाहनों के सामंत थे। ठीक, पल्लव जो थे ये सातवाहनों के क्या थे कि समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है? विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की? ऑप्शन ए है बोलीविया, चीन, तिब्बत, मैक्सिको। तो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी बताना है किस देश की है? तो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी जो है बोलीविया देश की है। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी बोलीविया देश की है, और इसकी राजधानी जो है सुक्रे है। ठीक, इसकी राजधानी सुक्रे, बोलीविया की राजधानी जो है सुक्रे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब होता है? एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कब कम होता है? ऑप्शन ए है जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही हो। ऑप्शन बी है जब लिफ्ट समान त्वरण से नीचे जा रही हो। ऑप्शन सी है जब लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर जा रही हो। ऑप्शन डी है जब लिफ्ट समान वेग से नीचे जा रही हो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वास्तविक भार से कम कब होगा? तो कम इसमें कब होता है, जब लिफ्ट क्या होता है कि समान त्वरण से नीचे जा रही होती है, तब क्या होता है कि वास्तविक भार कम होता है। व्यक्ति की क्या होता है, वास्तविक भार कम होता है जब लिफ्ट समान त्वरण, ध्यान रखना है वेग नहीं, यहाँ पर त्वरण होगा, समान त्वरण से नीचे अगर आ रही है तो वहां पर क्या होगा कि कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान, असम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा असम। ठीक, काजीरंगा जो है ये असम में है, काजीरंगा असम में, काजीरंगा असम में। गिर हो जाएगा गुजरात में है। ठीक, गिर जो है ये गुजरात में है। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ है? भारत में जो मुस्लिम राज्य का स्थापना किस युद्ध से प्रशस्त हुआ, यानी कि किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम राज्य का स्थापना हो जाता है? तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या खनवा का युद्ध? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा तराइन का युद्ध। ठीक, तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद क्या करता है कि मोहम्मद गौरी मुस्लिम शासन का स्थापना कर देता है, और पानीपत के युद्ध के बाद क्या होता है कि मुगल साम्राज्य का स्थापना हो जाता है, जो कि बाबर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर सवाल है, अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई। अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति कब हुई थी? ऑप्शन ए है चित्तौड़ विजय के बाद, देवगिरी विजय के बाद, मलवा विजय के बाद या गुजरात विजय के बाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुजरात विजय के बाद। अलाउद्दीन जब गुजरात जीतता है उसके बाद क्या होता है कि इसको मलिक काफूर मिलता है। मलिक काफूर कब मिलता है? तो गुजरात विजय के बाद। अलाउद्दीन को मलिक काफूर कब मिलता है? तो गुजरात विजय के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों का उत्थान संभाजी के काल में हुआ, शिवाजी के काल में हुआ या साहू के काल में हुआ या फिर शाह जी के काल में हुआ? तो मराठों का उत्थान बताना है कि मराठों का उत्थान किसके काल में हुआ था? तो ये शिवाजी के काल में हुआ था। ठीक, मराठों का उत्थान शिवाजी के काल में हुआ था। एक चीज ध्यान रखिएगा, शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 1627 में, और इनका राज्यभिषेक 1674 में हुआ था। राज्यभिषेक 1674 में रायगढ़ के किले में हुआ था। ठीक, रायगढ़ के किले में हुआ था। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
और शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर से तोरण किले जीता था। ठीक, सर्वप्रथम बीजापुर से तोरण किले जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से क्या होता है? तरलता बढ़ती है, तरलता घटती है, तरलता को अप्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन डी है दीर्घकालीन ब्याज दर तथा अस्थायी पूंजी विनिर्माण को प्रभावित करती है। तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होता है तो क्या होता है? तो जब रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होता है तो तरलता घटती है। ठीक, क्या होता है? तरलता घटती है। तरलता क्या होती है? घटती है। ध्यान रखिएगा, जब रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होता है तो तरलता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से? धुआंधार जल प्रपात है, यह किस नदी पर है? धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन ए है माही, चंबल, तापी या फिर नर्मदा। तो जो धुआंधार जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। और कुचिकल जलप्रपात, ध्यान रखिए, जो कुचिकल जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुचिकल जलप्रपात भारत के सबसे क्या है कि ऊंचा जलप्रपात है। और एक चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात है। चंबल नदी पर जो है एक चुलिया जलप्रपात है। ठीक, चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। विधान परिषद वाले राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के होगी। मतलब बताना है कि जो विधान परिषद वाले राज्य होते हैं, आप सभी को पता होगा विधान परिषद सभी राज्य में नहीं, अभी कुल 6 ही राज्य में विधान परिषद है। ठीक, वर्तमान में कुल 6 ही राज्य में क्या है कि विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार। कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन्हीं 6 राज्यों में क्या है कि अभी विधान परिषद है। तो वही बताना है कि विधान परिषद के सदस्य उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल कितना होता है? तो ये जो होता है 1/3 होता है। ठीक, 1/3 नहीं तो 40, न्यूनतम 40 हो सकता है, नहीं तो 1/3 हो सकता है। ठीक, न्यूनतम 40 नहीं तो 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? मतलब कि जब 1915 में गांधी जी भारत आए थे तो कैसा किसके कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? ऑप्शन ए है अंग्रेज बैरिस्टर, कठियावाड़ी बनिया या कठियावाड़ी किसान या हिंदू संत। तो जो महात्मा गांधी जब भारत लौटे थे 1915 में, ध्यान रखिएगा 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी क्या हुए थे? भारत लौटे थे। ठीक, तो उन्होंने क्या निर्णय लिया था? तो कठियावाड़ा किसान की तरह कपड़ा पहनने का निर्णय लिया था। कठियावाड़ा किसान की तरह क्या किया था? तो कपड़ा पहनने का निर्णय लिया था। अब जब वो पूछेगा कि जब भारत वो गांधी जी आए थे तो किस बंदरगाह पर उतरे थे? तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। ठीक, कहाँ उतरे थे? तो अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। और वह एक लंबा कुर्ता, धोती और कठियावाड़ी पगड़ी पहने हुए थे। ठीक, जब वो उतरे थे तो कैसा कपड़ा पहने हुए थे? लंबा कुर्ता, धोती और कठियावाड़ी पगड़ी पहने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड, यानी कि लॉर्ड का मतलब होता है भगवान, जो जमीन देता था वो कहलाता था। मध्यकाल में सामंत जो उसका जमीन देता था वो क्या कहलाता था? ऑप्शन ए है मेनर, चीफ, एस्टेट या फिर एबी। तो सामंत को उसका लॉर्ड जब जमीन देता था तो उसको क्या कहलाता था? तो ये मेनर कहलाता था। क्या? मेनर। ध्यान रखिएगा, मेनर, मेनर कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना जाता है? नौ निर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? ऑप्शन ए है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, भूतपूर्व अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य को या फिर राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। तो लोकसभा में जो तत्कालीन अध्यक्ष चुना जाता है, चुनाव के बाद जब चुनाव होता है तो शुरू में तो कोई अध्यक्ष नहीं होता है, तो उसके लिए जब अध्यक्ष चुना जाता है तो लोकसभा के एक वरिष्ठतम अध्यक्ष को क्या किया जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक, कुछ दिन के लिए। तो वही क्या करता है कि सभी सदस्यों को शपथ दिलवाता है। यही जो अध्यक्ष होता है क्या करता है कि सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो ध्यान रखना है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार पर बल आरोपित करता है लेकिन वह उसे ढकेल नहीं पाता है, तो कार्य की प्रकृति कैसी होगी? जब कोई व्यक्ति एक दीवार पर बल लगाता है, ठीक, तो उसे ढकेल नहीं पाता है, तो वहाँ पर कार्य की प्रकृति पूछ रहा है कैसी होगी? ऋणात्मक कार्य होगा, धनात्मक नहीं लेकिन महत्तम कार्य करता है, महत्तम धनात्मक कार्य करता है, या फिर डी कोई कार्य नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है, जब दीवार पे धक्का लगाएंगे तो दीवार तो क्या होगा कि इधर उधर नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि कार्य जीरो होगा, ठीक, कार्य क्या होगा वहाँ पर? जीरो होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कार्य जीरो, ठीक, कार्य जीरो। कार्य जीरो तब होता है जब कोई वस्तु थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर कार्य क्या होगा कि जीरो होगा, ठीक। मान लो तुम क्या है कि अ, अपने सिर पर कोई सामान लेकर खड़े हो, ठीक, सिर्फ खड़े हो, चल नहीं रहे हो, तो वहां पर कार्य क्या है कि जीरो है, ठीक, वहां पर कार्य क्या हो रहा है कि जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसको नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है दृष्टिपटल, कार्निया, पुतली या फिर परितारिका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा परितारिका। तो नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? प्रकाश अंदर बाहर जो होता है उसका नियंत्रण कौन करता है? तो परितारिका करता है, परितारिका करता है। और दृष्टि पटल पर क्या होता है? तो दृष्टि पटल पर ये दृष्टि पटल या रेटिना इसको कहा जाता है, इस पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक। मानव नेत्र में दृष्टि पटल पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। और जो नेत्रदान में कर्निया का प्रयोग किया जाता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, नेत्रदान में क्या होता है कि कर्निया का प्रयोग किया जाता है, नेत्रदान में कर्निया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एम्पियर धारा तुल्य होती है, एक एम्पियर धारा तुल्य होती है, एक एम्पियर बराबर कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.25 गुना 10, अच्छा यहाँ पर 10 18 जो लिखा है ना, ऐसे होगा 10 के पावर 18, ठीक। तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन सेकेंड, ठीक, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, एक एम्पियर बराबर, ध्यान रखिएगा, 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? प्रति अम्ल, प्रति अम्लों के बारे में सही कथन बताना है। तो प्रति अम्ल के बारे में, प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, जो प्रति प्रति अम्ल होते हैं ये क्या होते हैं? तो ये प्रबल अम्ल होते हैं। तो प्रति अम्ल कौन कौन होते हैं तो बता देता हूँ आप सभी को। तो NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, ये दो क्या है कि प्रति अम्ल है, इनको क्या कहा जाता है? प्रति अम्ल कहा जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पर दोनों है, NaHCO3 एक प्रति अम्ल है, MgO2 एक प्रति अम्ल है, तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर है कि प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक, प्रति प्रति कौन सा कथन सही नहीं है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, हम क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक कर गए। यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही कथन सही नहीं है, प्रति अम्ल प्रबल अम्ल नहीं होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, ये कथन गलत है, ठीक, यह कथन क्या है? गलत है। तो प्रति अम्ल जो होते हैं ये प्रबल अम्ल नहीं होते हैं, यहाँ पर होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। 38 नंबर सवाल है, वर्तमान में भारत में तेंदुआ की संख्या है, वर्तमान में भारत में तेंदुआ की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में तेंदुआ की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 718, ठीक। वर्तमान में भारत में 718 तेंदुए हैं, जिसमें कि लद्दाख में सबसे अधिक तेंदुआ है, 417, कुल 417 तेंदुए लद्दाख में है, ठीक, 477 तेंदुए लद्दाख में, जो कि सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित है? भारत का 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा राजस्थान, ठीक। 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली ये राजस्थान में है, धौलपुर करौली राजस्थान में है, ये चीज ध्यान रखिएगा, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सितंबर 2024
में कितने सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटरिंग मशीन के तहत सितंबर 2024 में कितने सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है? तो ये 3, ठीक, 3 सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय कंप्यूटरिंग मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर सवाल है, नामीबा मरुस्थल कहाँ पर है? नामीबा मरुस्थल कहाँ पर है? ऑप्शन ए है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो नामीबा मरुस्थल बताना है कहाँ स्थित है, तो ये अफ्रीका में है। नामीबा मरुस्थल जो है ये अफ्रीका में है। अब बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, अगर गर्म मरुस्थल पूछेगा तो सहारा हो जाएगा। गर्म मरुस्थल जो हो जाएगा ये सहारा हो जाएगा। सहारा मरुस्थल जो है ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर पूछे कि यूरोप एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का बड़ा मरुस्थल कौन है? तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। अब पूछेगा कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ की कोई मरुस्थल नहीं है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ कोई मरुस्थल नहीं है? तो ये यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? पुस्तक हिंद स्वराज जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी, तिलक, सरोजनी नायडू या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। ठीक, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। ठीक, अब मैं आप सभी को बताऊं तो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखे गए और पुस्तक तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग ये भी क्या है कि गांधी जी का ही रचना है। अगर पूछे बाल गंगाधर तिलक के प्रमुख रचनाएं पूछे तो गीता रहस्य, आर्यों का मूल स्थान, वैदिक क्रोनोलॉजी, वेदांग ज्योतिषी, ये सभी किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। वही सरोजनी नायडू का पुस्तक की बात करें तो इनका हो जाएगा द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसका है? तो सरोजनी नायडू का है। द बर्ड ऑफ टाइम सरोजनी नायडू का है। द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू का है। द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू का है। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक की बात करें तो इंडिया डिवाइडेड। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो इंडिया डिवाइडेड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद का एक है। और सत्याग्रह इन चंपारण राजेंद्र प्रसाद का है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों जो वर्षा के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं? वह संसाधन जो उपभोग वर्षों के उपभोग यानी कि काफ़ी दिन उसका जब हम उपभोग करते हैं तो वो समाप्त हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, संरक्षित या फिर आरक्षित? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। ठीक, अनवीकरणीय क्या होता है कि काफ़ी वर्षों के उपभोग के बाद खत्म हो जाता है। ठीक, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सभी अनवीकरणीय क्या है कि वस्तुएं हैं। ठीक, ये सभी क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। नवीकरणीय वस्तुएं क्या होता है कि कभी समाप्त नहीं होता है। नवीकरणीय वस्तुएं कभी समाप्त नहीं होते हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो वायु होता है वो कभी समाप्त नहीं होगा। जो जल ऊर्जा है वो कभी समाप्त नहीं होगा। सौर ऊर्जा है वो भी कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक, तो ध्यान रखना है कि जो समाप्त हो जाए वो अनवीकरणीय है, जो नहीं समाप्त होगा वो नवीकरणीय होता है। ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है एओ ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योम्स चंद्र बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी। तो जो नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे ये व्योम्स चंद्र बनर्जी। तो क्या बोलते हैं कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 कब हुआ था? इसका पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। और इसके दो अध्यक्षता किए थे व्योम्स चंद्र बनर्जी किए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताना है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 123, 124, 153 या 213। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 124। ठीक, अनुच्छेद 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है, सर्वोच्च न्यायालय का। और अब पूछेगा कि
सर्वोच्च न्यायालय किस भाग के अंतर्गत आता है? सर्वोच्च न्यायालय भाग 4 के अध्याय भाग 5 के अध्याय 4 के अंतर्गत आता है, ठीक। और सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत हम लोग 124 से लेकर 147 तक के अनुच्छेद पढ़ते हैं। 124 से लेकर 147 तक और में सभी सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है, ठीक। और सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, यानी कि टोटल 8 न्यायाधीश होते हैं, ठीक। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश मूल संविधान में था। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब स्टार्टिंग में संविधान जब लिखा गया था तो उस समय में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान था। वो बाद में अभी वर्तमान में क्या कर दिया गया है, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश। वर्तमान में क्या है, तो एक न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। और पूछेगा कि राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किस में है, तो अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 123 में क्या है, तो राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। 153 में 153 अनुच्छेद 153 में क्या है, तो राज्यपाल से संबंधित है। हर राज्य के लिए राज्यपाल अनुच्छेद 153 में है, ठीक। अगर 213 पूछेगा तो 213 के अंतर्गत, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के क्या करना है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर सवाल है, संविधान सभा का अनुच्छेद 25 संबंधित है। संविधान सभा का अनुच्छेद 25 बताना है किससे संबंधित है? समानता से, स्वतंत्रता से, या धर्म की स्वतंत्रता से, या फिर शिक्षा से। तो ये आप सभी को पता ही होगा, ये संविधान के भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार के ये अनुच्छेद है, तो ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक। तो आप सभी को पता होगा मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार भाग 3 12 से 35 तक अनुच्छेद में है, जिसमें कि कुल पहले 7 मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में अभी 6 ही मौलिक अधिकार है। एक को जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर विधि का अधिकार कर दिया गया है। तो आप सभी को मैं बता दूं, जो 14 से लेकर 18 तक, पहला मौलिक अधिकार 14 से लेकर 18 तक है, जिसे कि समानता का अधिकार कहते हैं। दूसरा 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। तीसरा है 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद चौथा है 25 से 28, 25 से 28 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 29-30 में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किसमें है, तो 29-30 में है। उसके बाद अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद किसमें है, तो 32 में है, ठीक। तो कुल 6 प्रकार के अभी मौलिक अधिकार है, ठीक। और अनुच्छेद 32 को, एक चीज ध्यान रखना है, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो आप सभी को इतना चीजें बता दिया, सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैंसिल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? लॉ ऑफिसर यानी कि क्या बोलते हैं, कानून अधिकारी। जो भारत सरकार का ये कोई विवाद हो जाता है तो वकील का काम करता है, ठीक। तो वो कौन सा ऑफिसर होता है, वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है विधि सचिव, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, या कानून एवं न्याय मंत्री। तो भारत सरकार का लॉ ऑफिसर किसे कहा जाता है, तो अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है, ठीक। अटॉर्नी जनरल को, इसे हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है, ठीक। इसको, इसका अनुच्छेद पूछेगा कि महान्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये अनुच्छेद 76, ठीक। अनुच्छेद 76 में क्या है, तो महान्यायवादी पद का प्रावधान है। अब पूछेगा कि महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है, तो महान्यायवादी का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक। महान्यायवादी का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है भगत सिंह, हरदयाल सिंह, सचिन सन्याल, या सुभाष चंद्र बोस। तो नौजवान भारत की जो स्थापना किया था ये भगत सिंह किए थे, ठीक। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह किए थे। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1926 में। ध्यान रखना है 1926 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत के एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, फिक्की, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर ट्राई यानी कि TRAI। तो कौन करता है निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन?
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ठीक, इसका प्रकाशन जो करता है नीति आयोग करता है, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग। तो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, आप लोग बताओ, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ऑप्शन ए है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर नागालैंड। तो केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क पूछेगा कौन है, तो केबुल लामजाओ है, जो कि मणिपुर में है, लोकटक झील में। ठीक, मणिपुर लोकटक झील में है, मणिपुर लोकटक झील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 2004, 2005, 2006, 2007। तो भारत में मनरेगा 2006 में लागू किया गया था। ठीक, भारत में मनरेगा 2006 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरापुट, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है ओडिशा, केरल, झारखंड या फिर बिहार। तो कोरापुट खाने ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक, कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। और ये जो कोरापुट जिले है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और ये कोरापुट में जो पंचपटमाली जगह है, वहीं पर क्या है कि ये बॉक्साइट की खाने हैं। ठीक, तो ये जो कोरापुट खाने हैं ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707, 1717, 1747, 1751। तो औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी 1707 में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फल के लिए कौन सा प्रदेश अधिक विख्यात है? खट्टे फल के लिए कौन सा प्रदेश अधिक विख्यात है? ऑप्शन ए है शीतोष्ण घास वन, ऑप्शन बी है भूमध्यसागरीय वन, मानसूनी वन, इनमें से कोई नहीं। तो खट्टे फल पूछेगा कि कहाँ सबसे अधिक होता है, तो ये भूमध्यसागरीय वन, भूमध्यसागरीय वन में खट्टा फल अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्तापन क्या है? निस्तापन क्या है? ऑप्शन ए है वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, ऑप्शन बी है वायु की अधिकता में अयस्क को गर्म करना, ऑप्शन सी है अयस्क को ठंडा करना, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना निस्तापन कहलाता है, निस्तापन कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सी गुण सदैव बढ़ता है? आवर्त सारणी में वर्ग जो होता है इसमें ऊपर से नीचे आने पर कौन सा गुण सदैव बोल रहा है कि बढ़ता है? ऑप्शन है आयन विभव, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऑप्शन सी है विद्युत ऋणात्मकता, और ऑप्शन डी है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु त्रिज्या। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। क्या होता है? परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। तो आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है। और आवर्त पूछेगा आवर्त कितना है? तो आवर्त 7 है। ठीक, आवर्त 7 है। अब पूछेगा कि जब ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? तो घटता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? घटता है। उसके बाद विद्युत ऋणात्मक ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? तो वो भी घटता है। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर घटता है। परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। ठीक, आयनन विभव भी बढ़ता है। आयनन विभव भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग, रदरफोर्ड, थॉमसन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइजेनबर्ग। ठीक, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइजेनबर्ग ने दिया था, हाइजेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कुल कितनी
शास्त्रीय भाषा है, बताना है। वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है? 8, 13, 11, 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11। ठीक, वर्तमान में कुल 11 शास्त्रीय भाषा है। तो कौन कौन है? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, असमिया, प्राकृत, बंगाली। ये कुल 11 शास्त्रीय भाषा है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, असमिया, प्राकृत, बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? जुलाई 2024 में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ऑप्शन ए है लिएंडर पेस, ऑप्शन बी है विजय अमृतराज, ऑप्शन सी है नोवाक जोकोविच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिएंडर पेस और विजय अमृतराज दोनों को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, ए और बी दोनों, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज दोनों को क्या किया गया था? तो टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किसे भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CS सेट्टी। ठीक, CS सेट्टी को भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन चुना गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? बताना है, निम्न मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करता है? ऑप्शन ए है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन बी है अधिकतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन सी है उच्च समर्थन मूल्य, ऑप्शन डी है परम प्रबंध मूल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ समानांतर स्थित है। बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की जो प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहाँ पर स्थित है, किस तट पर स्थित है? तट बताना है किस तट पर स्थित है, उत्तरी तट, दक्षिणी तट, पूर्वी तट या फिर पश्चिमी तट। तो ये ध्यान रखना है पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया का है कि सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया का है सबसे छोटा महाद्वीप है। और ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। अगर पूछेगा कि भारत के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़ी प्रवाल द्वीप जो है ये लक्षद्वीप है। ठीक, भारत का सबसे बड़ी प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप है। ठीक, और इसका जो आकार है घोड़े के नाल जैसा है। ठीक, इसका आकार जो है घोड़े का नाल जैसा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एलॉट कहा जाता है। ठीक, लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति को क्या कहा जाता है? एलॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? ऑप्शन ए 1971, 1967, 1968, 1972। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1968। प्रथम लोकपाल बिल 1968 में पेश किया गया था। ठीक, 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए है 11 अक्टूबर 1766, ऑप्शन बी है 11 अक्टूबर 1824, ऑप्शन सी है 11 अक्टूबर 1724, ऑप्शन डी है 11 अक्टूबर 1757। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1724। ठीक, 11 अक्टूबर 1724 को क्या हुआ था? तो सकरखेड़ा की लड़ाई हुआ था। यह लड़ाई दक्कन के सूबेदार मुजारिब किसके साथ हुआ था? तो यह दक्कन के एक सूबेदार था मुबारिज खां और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था। ठीक, यह जो युद्ध हुआ था मुबारिज खां और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था। और इसमें विजय किसकी हुआ था? तो हैदराबाद के निजाम के जीत हुई थी। ठीक, यह युद्ध कब लड़ा गया था? तो 11 अक्टूबर 1724 को इसमें हैदराबाद के निजाम की जीत हुई थी। हैदराबाद के निजाम की जीत हुई थी। ठीक, पूछेगा कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 में हुआ था। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है कोयना परियोजना महाराष्ट्र, तो ये सही है। शरावती परियोजना कर्नाटक, ये भी सही है। बलीमेला परियोजना उड़ीसा, ये भी सही है। सबरीगिरी परियोजना गुजरात, सबरीगिरी परियोजना गुजरात, ये गलत है। सबरीगिरी
परियोजना जो है यह केरल में स्थित है। सबरीगिरी परियोजना केरल में स्थित है, ठीक ना। सबरीगिरी परियोजना कहाँ पर है? केरल में, तो ये गलत हो जाएगा। कोयना महाराष्ट्र में है, शरावती कर्नाटक में है, बाली मेला उड़ीसा में है, बाली मेला उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिपोकेम्प्स हिपोकेम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? हिपोकेम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस या फिर शनि? तो जो हिपोकेम्प्स है यह नेपच्यून ग्रह का जो है कि चंद्रमा है, ठीक। नेपच्यून यानी कि वरुण, नेपच्यून यानी कि वरुण का उपग्रह, वरुण ग्रह जो है उसका उपग्रह जो है हिपोकेम्प्स है, हिपोकेम्प्स। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा, ठीक। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना का मान समान होता है? किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? ऑप्शन ए है 40 डिग्री, -40 डिग्री, 0 डिग्री या 100 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक। 40 डिग्री पर सेल्सियस का जो तापमान होता है ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई? भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1977, 1972, 1998, 58, 1983। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1977, ठीक। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना 1977 में किया गया था, 1977 में किया गया था। अब पूछेगा भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में, याद रखिएगा 1872 में मेओ के काल में हुआ था, जो कि अनियमित जनगणना था, ठीक। अनियमित जनगणना, नियमित रूप से जनगणना कब हुआ था? तो 1881 में, ठीक। 1881 में हुआ था, ठीक, रिपन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म समाज के संस्थापक है? निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक है? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानड़े, केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे ये राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ठीक। राजा राम मोहन राय। और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही किया था। आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ही किया था, ठीक। अब ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। और आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किया था। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ठीक। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की क्या किया था? स्थापना किया था, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल, विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की सदस्य सभा के 1/3 होता है। तो देखो ये वाला सही है, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना में है। कुल अभी 6 राज्यों में क्या है कि विधान परिषद है। कौन कौन? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ये सही है और ये भी सही है। अधिकतम 1/3 हो सकता है। न्यूनतम सदस्य 60, ये गलत है। न्यूनतम कितना हो सकता है? तो 40। न्यूनतम 40 सदस्य का प्रावधान है। कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है, ठीक। कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकाय यानी कि जो पंचायत समिति होता है ना, नगर पंचायत, पंचायत, इन सभी के सदस्य चुनते हैं। 1/3 सदस्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य इन्हीं के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अकबर द्वारा 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन था? जब अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1567-68 में, तो उस समय मेवाड़ का शासक कौन था ये बताना है। महाराणा संगम, महाराणा प्रताप, राणा उदय सिंह या फिर राणा अमर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। एक सेकेंड, क्या बोले? अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय ये थे राणा उदय सिंह, ठीक। चित्तौड़ आक्रमण के समय राणा उदय सिंह थे, राणा उदय सिंह, ठीक। अकबर जो था कि मुगल वंश का शासक था, आप सभी को पता होगा। अकबर मुगल वंश का एक महान शासक, मतलब कि सबसे
अच्छा शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य, आप सभी को पता होगा कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, तो कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, स्टोफर्ड क्रिप्स था, एबी अलेक्जेंडर। ठीक, कैबिनेट मिशन इसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम बार्ड, जो कि कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। संविधान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1946 में संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग, वेलिंगटन, रीडिंग या डफरिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैनिंग। ठीक, 1857 के क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था ये कैनिंग था, और ये भारत का प्रथम वायसराय भी कैनिंग ही था। भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? बी कैरोटीन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, लाइकोपिन के कारण, एरिथ्रोसाइनिन के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइकोपिन के कारण। ठीक, लाइकोपिन के कारण, लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ कौन सा पदार्थ होता है? कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ कौन सा पदार्थ होता है? सेलुलोज, सुबेरिन, क्यूटिन या फिर लिग्रीन। कार्क कोशिकाओं पर जो पदार्थ जमा रहता है इसे सुबेरिन कहा जाता है। सुबेरिन, कार्क कोशिकाओं पर जमा हुआ पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो सुबेरिन कहा जाता है। सुबेरिन कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, CuOH होल ट्वाइस, CuCO3 कॉपर का एक अयस्क का क्या नाम है? ये किसका सूत्र दिया हुआ है? कॉपर का जो अयस्क है तो ये किसका है? एजुराइट, मेलेकाइट, क्यूपराइट या फिर कैल्कोसाइट। तो जो ये कॉपर का अयस्क है ये मेलेकाइट है। ठीक, CuOH होल ट्वाइस, CuCO3 ये मैकेलाइट का सूत्र है। मेलेकाइट, मेलेकाइट का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिका यानी कि जो तंत्रिका, इसको स्पाइनल कोड, हाँ इंग्लिश में स्पाइनल कोड कहा जाता है। तो मानव शरीर की कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती है? ऑप्शन ए है 31 जोड़ी, 33 जोड़ी, 30 जोड़ी या फिर 32 जोड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 जोड़ी। ठीक, 33 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक की आत्मकथा 2024 के लिए आत्मकथा का पुरस्कार मिला। तो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक की आत्मकथा है जिसको कि 2024 में आत्मकथा का पुरस्कार मिला है। वो कौन सा आत्मकथा है? ऑप्शन ए है बाउंड्री लैब, दी विनिंग माइंडसेट, विटनेस या फिर स्प्रिंट ऑफ स्पोर्ट्स। तो जो साक्षी मलिक की आत्मकथा है ये विटनेस है। ठीक, विटनेस, विटनेस, विटनेस का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, जगदीप धनखड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ठीक, आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। ठीक, द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ठीक, इसका आयोजन जो हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले चंद्र मिशन यानी कि चंद्रयान 1 के मिशन डायरेक्टर कौन थे जिनका 14 जून 2024 को निधन हो गया? ठीक, भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान प्रथम के मिशन डायरेक्टर कौन थे जिनका 14 जून 2024 को निधन हो गया? ऑप्शन ए अनिल शर्मा, राजेंद्र कुमार, श्रीनिवास हेगड़े, पी वेणुगोपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास हेगड़े। ठीक, श्रीनिवास हेगड़े जो कि चंद्रयान 1 के मिशन डायरेक्टर थे। ठीक, जिनका निधन कब हुआ है? तो 14 जून 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है? भारत के 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है? 14, 22, 20 या फिर 16? आप सभी को पता होगा इसमें 22, कुल 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है 1960, 1962, 1964, 1966। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1962। ठीक, एशियाई खेलों में पहली बार बैडमिंटन को 1962 में शामिल किया गया था, पहली बार 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष धारित किया गया? भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष धारित किया गया? ऑप्शन ए है 1986, 1981, 1972, 1974। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1974। ठीक, भारतवर्ष में जल प्रदूषण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1974 में, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल या बेलनाकार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल। इसका सही आंसर अवतल। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो वित्तीय आपातकाल, तो ये हो जाएगा 360। ठीक, तीन प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है संविधान में। एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में है और वित्तीय आपातकाल 360 में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? संविधान सभा के सम्मुख उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या बी एन राव। इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कब 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आप सभी को पता होगा 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। पंचायत के सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष, पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज विषय संबंध संविधान की किस सूची में है? पंचायती राज संविधान के विषय संविधान की किस सूची में? ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशेष सूची। तो पंचायती राज बताना है, पंचायती राज। तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 6 या 65 वर्ष। ठीक, 6 या 65 वर्ष होता है, 6 या 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर, लाल सागर और हिंद महासागर, अरब सागर और काला सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर, स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरजता चालीसा क्या है? गरजता चालीसा क्या है? ऑप्शन है चक्रवात, दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली तेज हवाएं या फिर उत्तरी गोलार्ध में ठंडी हवाएं या फिर टाइफून। तो जो ये गरजता चालीसा है ये दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाला तेज हवा है। दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाला तेज हवा को क्या कहा जाता है? गरजता चालीसा, गरजता चालीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक जंतु द्विलिंगी है? कौन एक जंतु, इसमें से कौन सा जंतु है जो कि द्विलिंगी है? जो, एस्केरिस, शहद की मक्खी, घरेलू मक्खी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोक। जोक जो होता है ये द्विलिंगी जंतु होता है, द्विलिंगी जंतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मॉस स्पीसीज नहीं है? इनमें से कौन सा मॉस स्पीसीज नहीं है? ऑप्शन है फुनारिया, बर्बुला, पॉलीट्रैकम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी क्या है कि मॉस स्पीसीज है। फुनारिया भी मॉस स्पीसीज है, बारबुला भी मॉस स्पीसीज है, पॉलीट्रैक्रम भी मॉस स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अगर नामक पदार्थ उत्पन्न करने वाला शैवाल, अगर अगर नामक पदार्थ उत्पन्न करने वाला शैवाल कौन है? रेडिमेनिया, जेलिडियम, बैट्रेकोस्पर्म, हर्बेएला। तो अगर अगर नामक पदार्थ उत्पन्न करने वाला शैवाल बताना है कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा जेलिडियम। जेलिडियम जो होता है ये अगर अगर नामक पदार्थ का क्या करता है? उत्पन्न करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अनुवांशिक रोग नहीं है? निम्न में से कौन अनुवांशिक रोग नहीं है? ऑप्शन ए है घेंगा रोग, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता। इसका सही आंसर हो जाएगा
घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह एक अनुवांशिक रोग नहीं है, बाकी सभी क्या है कि अनुवांशिक रोग है। रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता सभी क्या है कि अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह कौन सा कोशिकांग है जिसमें कि वायु श्वसन होता है? क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, डिक्टियोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? वायु श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? निम्न में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? मच्छर, फीताकृमि, समुद्री एनीमोन या फिर जोक। तो इनमें से परजीवी नहीं है समुद्री एनीमोन। समुद्री एनीमोन क्या है कि परजीवी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदार शक्ति सैन्य अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ भाग लिया है? उदार शक्ति सैन्य अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ भाग लिया? ऑप्शन है मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेशिया। ठीक, उदार शक्ति सैन्य अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने मलेशिया के साथ भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अगस्त 2024 को नटवर सिंह का निधन हो गया, वह एक क्या थे? तो वह एक राजनायिक थे। ठीक, 10 अगस्त 2024 को नटवर सिंह का निधन हो गया, वह एक राजनायिक थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुभद्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई? महिलाओं की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुभद्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुभद्रा योजना उड़ीसा में शुरू किया गया है। तो हम लोग का यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है। तो अब आप लोग अपना कमेंट आंसर में करिए, कमेंट में आंसर कमेंट करिए कि आप लोगों ने कितने सही किए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कल क्या करना है कि रिवीजन करके आना है आप सभी को।